सोचिए, आपको आपके परिवार से अलग कर दिया गया है, ठंडी हवाओं में बिना कपड़ों के खड़े हैं और आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हार मान लो या जीने की वजह ढूंढ लो। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक ऐसे इंसान की जिसने मौत के कैंप में भी जिंदगी का मतलब ढूंढ लिया और लाखों लोगों की सोच बदल दी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान घाट पर। आज हम लेकर आए हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग की सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी। नमस्कार। आज हम एक बेहद असाधारण व्यक्ति विक्टर फ्रैंकल और उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग पे बात करने वाले हैं। जी हाँ। ये एक ऐसी किताब है जो दिल दहला भी देती है और हिम्मत भी देती है। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने हिटलर के यातना शिविरों की भयावहता सही, बिल्कुल, और वहीं से उन्होंने जीवन में अर्थ खोजने के महत्व को समझा। हमारे पास उनके जीवन और विचारों से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे उन मुश्किल हालात में भी फ्रैंकल ने जीवन के अर्थ को अपने दर्शन का, अपनी थेरेपी का, लोगोथेरेपी का आधार बनाया। हाँ। और कैसे उनके अनुभव आज भी हमें मुश्किलों में एक तरह से रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैंकल वियना के जाने माने मनोचिकित्सक थे। जी। अक्सर उन्हें फ्रॉयड और एडलर के बाद वियना के तीसरे बड़े साइकोथेरेपी स्कूल लोगोथेरेपी का फाउंडर कहा जाता है। सही। जहां फ्रॉयड का जोर सुख पर था, नीचे का शक्ति पर, फ्रैंकल मानते थे कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा, सबसे बड़ी प्रेरणा वो अर्थ की तलाश है। हाँ, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी उनके लिए। अपने करियर की शुरुआत में ही वो 1920s-30s में फ्रैंकल ने देखा कि छात्र जो हैं वो परीक्षा के तनाव में आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने वियना में छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त काउंसलिंग सेंटर खोले और नतीजा कमाल का था। कहते हैं 1 साल तक वियना में किसी छात्र ने आत्महत्या नहीं की। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है ना? लेकिन फिर वो नाजीवाद का दौर आया और यहूदी होने की वजह से उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। सिर्फ यहूदी मरीजों का इलाज करने की इजाजत मिली। यहाँ तक कि उन्होंने रोताचाइल्ड अस्पताल में नाजियों की वो जो यूजेनिक्स पॉलिसी थी, उससे कुछ विकलांग बच्चों को बचाने की भी कोशिश की थी। तो ये सब चीजें उनके जीवन को एक दिशा दे रही थीं। फिर वो भयानक मोड़ आया। शादी के कुछ ही महीने बाद उन्हें और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ठीक इससे पहले उन्हें अमेरिका जाने का वीजा मिला था। लेकिन जब वो ये खबर अपने माता पिता को देने गए तो उन्होंने मेज पर सिनेगॉग के मलबे से मिला संगमरमर का एक टुकड़ा देखा, जिस पर 10 कमांडमेंट्स में से एक लिखा था, अपने माता पिता का आदर करो। अच्छा। और ये देखकर उन्होंने रुकने का फैसला किया। ये सोचने पे मजबूर करता है, सच में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और दुख की बात यह है कि कैंप ने उनके माता पिता, भाई, पत्नी, कोई नहीं बचा। हाँ। सिर्फ फ्रैंकल और उनकी बहन ही बच पाए। उन्हें 4 अलग-अलग कैंपों में रखा गया था। और ये समझना जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप और डेथ कैंप जैसे ऑशविट्स, इनमें फर्क था। हाँ, डेथ कैंप तो सिर्फ मारने के लिए थे। बिल्कुल। कैंपों में कैदियों से उनकी पहचान छीन ली जाती थी। नाम की जगह नंबर दे दिया, कपड़े छीनकर वो धारीदार वर्दी पहना दी। और यहीं फ्रैंकल ने मुसलमान कहे जाने वाले कैदियों को करीब से देखा। ये वो लोग थे जिन्होंने जीने की सारी उम्मीद खो दी थी, जो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, मर चुके थे। मुसलमान, ये शब्द क्यों इस्तेमाल होता था? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये बस उन कैदियों की हालत बताने के लिए एक टर्म बन गया था, बिल्कुल शिथिल, निराश, मौत के करीब। ये जानना ही कितना भयानक है। तो क्या फ्रैंकल ने ये भी समझा कि लोग उस निराशा से बाहर कैसे आ सकते थे या उसमें जाने से कैसे बच सकते थे? हाँ, बिल्कुल। यहीं से उनकी लोगोथेरेपी की नींव पड़ी, कह सकते हैं। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई कारण था, कोई मकसद, कोई वजह, हाँ, कोई वजह, चाहे वो किसी अपने की याद हो या भविष्य का कोई सपना या फिर प्रकृति की सुंदरता का कोई छोटा सा पल, वो लोग उन भयानक हालातों को बेहतर झेल पा रहे थे। अच्छा। यहीं से उनका सिद्धांत पक्का हुआ कि अर्थ की खोज ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने 3 रास्ते बताए थे अर्थ खोजने के, कोई सार्थक काम करके, किसी से गहरा प्रेम करके, या फिर दुख और तकलीफ का हिम्मत से सामना करके। तो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अपना रवैया चुनने की आजादी हमेशा रहती है। बिल्कुल सही। यही उनका कोर मैसेज था। युद्ध के बाद उन्होंने मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी। हाँ। पहले तो गुमनाम छापना चाहते थे। हाँ, लेकिन किताब इतनी सफल हुई, करोड़ों प्रतियां बिकी। इसका सार यही है, जीवन का अर्थ परिस्थितियों पर नहीं, हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। फ्रैंकल कहते थे कि हमें जीवन से ये नहीं पूछना चाहिए
कि वो हमें क्या दे रहा है, हाँ, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जीवन हमसे क्या मांग रहा है, हमसे क्या उम्मीद रख रहा है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने वाला एक उदाहरण भी दिया था, है ना, वो क्रैबिंग वाला। हाँ, बिल्कुल। वो बताते हैं कि जब तेज हवा चल रही हो तो पायलट को जहाज सीधे लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाना होता। अच्छा। उसे थोड़ा तिरछा, हवा के विपरीत दिशा में ले जाना पड़ता है, तब जाके वो सही जगह पहुंचता है। इसे क्रैबिंग कहते हैं। इसी तरह उन्होंने गोइथे का एक विचार दोहराया था कि अगर हम इंसानों को वैसा ही देखें जैसे वे हैं तो हम उन्हें और बुरा बनाते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम उनसे उनकी काबिलियत के हिसाब से उम्मीद करें, मतलब उनके सर्वश्रेष्ठ रूप की कल्पना करें, तो हम उन्हें वैसा बनने में मदद करते हैं जैसा वो बन सकते हैं। यानी ऊंचे लक्ष्य रखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और सफलता के पीछे भागने को लेकर भी उनकी सलाह काफी अलग थी आजकल के हिसाब से। बहुत अलग। उनका कहना था सफलता या खुशी के पीछे मत भागो, जितना भागोगे वो उतना दूर जाएगी। इसकी बजाय खुद से बड़े किसी मकसद या किसी इंसान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। फिर देखो, सफलता और खुशी अपने आप मिलेंगी, अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि तुमने उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। ये तो आज की जो सक्सेस कल्चर है उसके लिए बहुत जरूरी सबक है। बिल्कुल। वाकई फ्रैंकल की कहानी और उनके विचार हमें दिखाते हैं कि इंसान की जो आत्मा है वो कितनी मजबूत हो सकती है। हाँ। सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे हालातों में भी वो जो अर्थ ढूंढने की क्षमता है वही हमें इंसान बनाती है। तो आज की इस बातचीत के बाद शायद सोचने वाली बात यही है कि हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में, अपनी मुश्किलों में अर्थ कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, वो कौन सी छोटी या बड़ी चीज है जो हमें सुबह उठकर आगे बढ़ने की वजह देती है, वो चिंगारी क्या है, इस पर जरूर सोचिएगा।